Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Psychology Facts by Lara। आज की वीडियो का टॉपिक है बीपीएससी साइकोलॉजी पेपर 2015 जिसमें सॉल्व एमसीक्यूज हैं, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शंस की उर्दू में। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। Number 1. Which one of the following is law of learning? Option A. Law of readiness. Option B. Law of exercise. Option C. Law of effect. And option D. All of these. The right option is option D. All of these. ये तीनों important laws of learning हैं। और law of readiness की अगर हम बात करें, how much a person is mentally prepared to learn the particular task, कितना ready है वो एक task को learn करने में, ये डिपेंड करता है कि वो ओवरऑल जो है वो टास्क को लर्न कर सकेगा या नहीं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इंडिकेट्स के हाउ मच अ पर्सन इज प्रैक्टिसिंग, कितना प्रैक्टिस कर रहा है और कितना ज़्यादा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का आपस में कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। जितना ज़्यादा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का कनेक्शन फॉर्म होगा उतने अच्छे से ही लॉ प्रॉपर जो है टास्क जो है पर्सन लर्न कर जाएगा। लॉ ऑफ अफेक्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज पे बेस करता है। अगर अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो देयर आर मोर चांसेस कि पर्सन फ्यूचर में वो एक्शन परफॉर्म ना करे या वो टास्क परफॉर्म ना करे। और अगर एक लर्नर के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेज किसी भी टास्क के अच्छे होते हैं, रीइंफोर्समेंट मिलती है या ओवरऑल प्रेज की तरफ ले जाते हैं हम इसको, या उसको अप्रिसिएशन मिलती है, उसके इफेक्ट्स जो हैं वो उसके लिए फेवरेबल होते हैं, तो देयर आर मोर चांसेस कि वो इस पर्टिकुलर टास्क को लर्न भी करे और फ्यूचर में भी परफॉर्म करे। Number 2. Mental development includes option A. External and internal organs, option B. Reasoning and thinking, option C. Emotional maturity, and option D. Ethical and moral. The right option is option B. Reasoning and thinking. अगर हम मेंटल डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं तो ओवरऑल एक पर्सन की मेंटल डेवलपमेंट उसकी रीजनिंग पे बेस करती है कि हाउ मच दैट पर्सन थिंक्स अबाउट सर्टेन फिनोमिनाज ऑफ द वर्ल्ड, और किस तरह से उसकी लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो फॉर्म होती है, और किस तरह से वो ओवरऑल हर चीज़ को एक रीज़न के साथ समझता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Number 3. Through which of the following methods desirable channels are provided for the release of emotional energy? Option A. Inhibition, option B. Sublimation, option C. Catharsis, and option D. Repression. The right option is option C. Catharsis. अगर हम साइको एनालिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैथारसिस को समझें तो कैथारसिस इज बेसिकली रिलीज ऑफ इमोशनल एनर्जी ड्यूरिंग थेरेपी। एक थेरेपिस्ट को जब क्लाइंट अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है उसमें वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिस्कस करता है, और इस प्रोसेस के दौरान उसकी टेंशन, उसकी एंजाइटी, ओवरऑल जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, जिसके बाद जो है पर्सन जो है वो बेहतर महसूस करता है। बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सब्लिमेशन एंड रिप्रेशन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, और सब्लिमेशन जो है वो एक मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अपनी अनवांटेड इम्पल्सेस को जो है या अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को वो सोशल बिहेवियर्स में जो चेंज कर लेता है जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे एक पर्सन है वो अग्रेसिव है तो वो ओवरऑल उसकी अग्रेसिव एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर लेता है स्पोर्ट्स या एथलीट्स में। अगर हम रिप्रेशन की बात करें तो रिप्रेशन प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अपनी इम्पल्सेस जो है जो कि यूजुअली अनएक्सेप्टेबल होती हैं उनको रिप्रेस कर देता है, कॉन्शियस स्टेट में आने से रोक देता है। इनहिबिशन भी एक मैकेनिज्म है ओवरऑल जिसमें पर्सन जो है वो इनहिबिट कर देता है सर्टन अपनी थॉट्स को, जो कि और ओवरऑल इनहिबिशन जो है इड एंड सुपर ईगो के दरमियान मीडिएटिंग फैक्टर की तरह काम कर रही होती है, और ग्रेटिफिकेशंस को रिलीज़ करना, ग्रेटिफिकेशंस को डिले करना बेसिकली इनहिबिशन कहलाता है। Number 4. The rate of progress in learning slows down and reaches a limit beyond which further improvement seems impossible. It is known as option A. Plateau, option B. Loss of interest, option C. Boredom, and option D. Difficult stage. The right option is option A. Plateau. अगर हम ग्राफ पे देखें तो x एक्सिस पे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और y एक्सिस पे परफॉर्मेंस मेजर है। यूजुअली जब भी टॉपिक लर्न किया जाता है तो स्लो बिगिनिंग होती है, पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो स्लोली जो है फॉर्म होता है, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें स्टीप एक्सेलरेशन होती है और लर्नर जो है वो
अच्छे से एक टॉपिक को लर्न कर रहा होता है, वो उसको स्टीप एक्सेलरेशन कहेंगे। और प्लेटू एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें पर्सन जो है वो स्टक हो जाता है, मज़ीद कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड लर्न नहीं कर सकता। सो ओवरऑल इसको प्लेटू कहा गया है। एंड अगर हम देखें तो प्लेटू के कॉजेज जो हैं वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकती हैं, पर्सन एक टॉपिक में अपना इंटरेस्ट खो जाता है, या ओवरऑल बोर्डम इफेक्ट भी इसमें आ सकता है। Number 5. The therapy of psychoanalysis was developed by option A. Skinner, option B. Sigmund Freud, option B. Plato, and option D. Darwin. The right option is option B. Sigmund Freud. The option is obvious. We all know कि psychoanalysis therapy और psychoanalytical theory जो है वो Sigmund Freud ने introduce की थी। Number 6. Sports performance is the byproduct of option A. Skill, option B. Conditioned ability, option C. Total personality, option D. Tactical ability. The right option is option C. Total personality. अगर हम ओवरऑल एक पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी के सर्टन ट्रेट्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं एक पर्सन को। अगर हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करें तो एक पर्सन की पर्सनालिटी किस तरह की बिहेवियरल स्ट्रेटजीज या कोपिंग स्ट्रेटजीज यूटिलाइज कर रही है टास्क कंप्लीशन में, वो डिफाइन करती है एक पर्सन के पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को। सो हम कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी जो कि स्टेबल है और कॉन्फिडेंट है वही बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है इन स्पोर्ट्स। कंडीशन एबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोचिंग टर्म हमने सुनी होगी, यूजुअली एथलीट्स के लिए, सोल्जर्स के लिए कोचिंग जो है वो नेसेसरी होती है, जो कि आपकी मस्कुलर एबिलिटी को ज़्यादा इन्हेंस करती है, जिसकी वजह से आपकी टास्क कंप्लीशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और कोचिंग के दौरान ही टेक्टिकल एबिलिटीज़ भी सिखाई जाती हैं, कि कुछ टेक्टिक्स सिखाई जाती हैं कि जब कोई नॉवल सिचुएशन आती है तो आपने किस तरह से उस ड्यूरिंग द टास्क जो है उस प्रॉब्लम को या उस सिचुएशन को टैकल करना है। Number 7. How discipline of psychology is defined today. Option A. The science of behavior and mental processes. The science of human behavior and mental processes. The science of mind. The study of motivation, personality, adjustment and abnormality. The right option is the science of behavior and mental processes. Number 8. What is the most effective method of encouraging self-learning? The right option is option D, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है यूजुअली अगर एक पर्सन खुद से लर्न कर रहा है किसी भी चीज़ को तो वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए है, दूसरों को इमिटेट करता है, दूसरों को देख के जो है वो लर्न कर सकता है। बाकी अगर मेथड्स की हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूजुअली लर्नर्स के लिए जब विजुअल एड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, और इसमें उनको पिक्चर्स के जरिए पिक्टोरियल ग्राफ्स या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के ज़रिए कोई न्यू कॉन्सेप्ट जो है सिखाया जाता है। लेक्चर मेथड इज़ बेसिकली एक लेक्चर जो है वो टीचर डिलीवर करता है और एंड पे क्वेश्चनिंग सेशन होता है जिसके थ्रू लर्नर्स जो हैं वो डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं पूछ सकते हैं। एंड टास्क मेथड बेसिकली टास्क ओरिएंटेड होता है जिसमें पर्टिकुलर टास्क असाइन हो जाता है लर्नर्स को। Number 9. Which one is the simplest form of cognition? Option A. Conception, option B. Perception, option C. Sensation, and option D. Affection. The right option is option B. Perception. जब भी ह्यूमंस या एनिमल्स की अगर हम बात करें, जब भी वो पर्टिकुलर सेंसेशन रिसीव करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन्स, तो माइंड जो है सबसे पहले रिसीव करता है उस चीज़ को और एनालाइज करता है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म कॉग्निशन की परसेप्शन है। Number 10. The functional division of spinal cord are option A. Somatic motor, option B. Somatic sensory, option C. Visceral motor, and option D. None of these. The right option is option A. Somatic motor. जो इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से जो है आती है वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन से जो है जो मैसेज आता है वो मसल्स की तरफ जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। Number 11. The response defined as result of training is called option A. Conditioned reflex, option B. Unconditioned reflex, option C. Conditioned reflex. Number 12. Which need is on the top of Maslow's hierarchy of need? Option A. Self-actualization, option B. Esteem, option B. Belongingness, and option D. Safety.
The right option is option A, self actualization. एंड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एट द टॉप इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. Number 13. ERG theory was given by option A. Maslow, option B. Alderfer, option C. Herzberg, and option D. Jung. The right option is option B. Alderfer. Alderfer ने मैस्लो से रिलेट करके ही अपनी ERG theory of needs दी थी, जिसमें उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम को ग्रोथ नीड्स कहा था, सोशल नीड एंड एस्टीम को रिलेटेड नीड्स कहा और एग्जिस्टेंस नीड को फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स का नाम दिया. Number 14. Alderfer's categorized needs into three categories. The most important is option A, growth need, option B, existence needs, option C, relatedness needs, and option D, none of above. The right option is option B, existing needs. According to Maslow, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स हैं, और इसी तरह अल्डरफर ने भी एग्जिस्टिंग नीड्स को या फिजियोलॉजिकल नीड्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स कहा है. Number 15. Which of the following is an intrinsic motivator? Option A, pay, option B, promotion, option C, feedback, and option D, interest of play. The right option is option D, interest of play. बाकी अगर हम पे एंड प्रमोशन को देखें तो दीज आर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. अगर कोई फीडबैक दे रहा है वो भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Number 16. The two-factor theory of motivation is given by option A, Maslow, option B, Jung, option C, Adler, and option D, Herzberg. The right option is option D, Herzberg. हर्जबर्ग की थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, एंड टू फैक्टर्स जो हैं एक्सप्लेन किए जो कि मोटिवेशन कॉज करते हैं. नंबर 1 है मोटिवेटर्स एंड नंबर 2 है हाइजीन फैक्टर. अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग अगर हम मोटिवेटर्स को ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, इन पर ज़्यादा वर्क करते हैं तो हम सेटिस्फाइड ज़्यादा होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन है जिसमें रिकग्निशन, अचीवमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवांसमेंट है. और अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग अगर हम हाइजीन फैक्टर्स को बेहतर करते हैं तो हम डिससेटिस्फेक्शन को डिक्रीज करते हैं, जिसमें वर्किंग कंडीशन है, पीयर रिलेशनशिप है, लीडरशिप क्वालिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, कंपनसेशन है एंड स्टेटस है. Number 17. Reinforcement theory was given by option A, Jung, option B, Herzberg, option C, Skinner, and option D, Maslow. The right option is option C, Skinner reinforcement theory. Number 18. Achievement motivation relates to option A, need of the person, option B, knowledge of the person, option C, experience of the person, and option D, aptitude of the person. The right option is option A, need of the person. अगर हम मैक्लेलन की नीड थ्योरी को रिकॉल करें तो उसने भी अचीवमेंट मोटिवेशन को नीड कहा था. सो ओवरऑल अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो दे आर नॉट रिलेटेबल टू अचीवमेंट मोटिवेशन. सो अचीवमेंट जो है बेसिकली पर्सन की नीड भी होती है पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए. Number 19. Terminal feedback is the information provided to the learner. Option A, before the activity. Option B, after the activity. Option C, during the activity. And option D, none of these. The right option is option B, after the activity. जो feedback activity के end पे दिया जाता है वो terminal feedback कहलाता है, और जो feedback during the activity दिया जाता है वो continuous feedback कहलाता है. Number 20. The initial steep rise in the learning graph is an indication of quick progress and is technically known as option A, end spurt, option B, initial spurt, option C, saturation point, and option D, none of these. The right option is option B, initial spurt. जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, अगर लर्निंग के दौरान पर्सन जब हर चीज़ को इजीली लर्न करता है, प्रोसीजर को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और ओवरऑल क्विकली लर्न कर जाता है तो एक स्टीप कर्व सा बनता है, स्टीप राइज बनता है. सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्पर्ट. Number 21. What type of motivation is not applicable to young children? Option A, intrinsic motivation,
option B, achievement motivation, option C, extrinsic motivation, and option D, none of these. The right option is option A, intrinsic motivation. अगर हम young children की बात करें तो ये young children जो होते हैं वो usually extrinsic motivation पे work कर रहे होते हैं. उन्हें external rewards and benefits जो है वो ज़्यादा attract करते हैं. So intrinsic जो है basically particular interest जो है वो उनका एक्टिविटी पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता जितना कि उनकी वो ओवरऑल रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स और गिफ्ट्स वगैरह पे उनका फोकस होता है. Number 22. Trial and error theory of learning was proposed by option A. Newton, option B. Pavlov, option C. Thorndike, and option D. Homer. The right option is option C. Thorndike. Number 23. In the childhood, individual's behavior is mostly influenced by option A. Community, option B. Peer group, option C. School, and option D. Family. The right option is ऑप्शन डी फैमिली. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक इन्फेंट जो है या एक चाइल्ड जो है वो यूजुअली ग्रो करता है अपनी फैमिली में. सो ओवरऑल उसका जो बिहेवियर है उसकी फैमिली मेम्बर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है. Number 24. The cause of frustration among sport person is option A. Result of performance, option B. Normally due to mismatch level of aspiration and ability, option C. Result of good performance, and option D. Natural outcome of competitive sports. The right option is option B. Normally due to mismatch level of aspiration and ability. अगर हम frustration की usually बात करें तो फ्रस्ट्रेशन होता है कि आप एक पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर सक रहे होते हो. इसी तरह एक स्पोर्ट पर्सन भी एक प्रॉपर एक्सपेक्टेशन रख लेता है अपनी परफॉर्मेंस की, और जब वो परफॉर्मेंस वो अचीव नहीं कर सकता और एबिलिटी के साथ वो मिसमैच नहीं हो रही होती तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो कॉज होती है. Number 25. Which of the description of the method of personality measurement? Option A. Rating scale. Option B. Interviews and observation. Option C. Paper and pencil test. And option D. All of these. The right option is option D. All of these. अगर हम पर्सनालिटी मेजरमेंट की बात करें तो रेटिंग स्केल्स भी यूटिलाइज किए जाते हैं पर्सनालिटी को असेस करने के लिए. सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरव्यूज़ जो हैं वो एक पर्सन के लिए जाते हैं. इसके अलावा पेपर एंड पेंसिल टेस्ट भी यूटिलाइज किए जाते हैं जिसमें HFD HTP भी आ सकते हैं, ड्राइंग टेस्ट भी आ सकते हैं. सो ओवरऑल ये सारे ऑप्शन जो हैं वो पर्सनालिटी मेजरमेंट मेथड में इस्तेमाल होते हैं. Number 26. The scale where absolute zero is known is popularly known as option A. Ordinal scale, option B. Ratio scale, option C. Interval scale, and option D. Nominal scale. The right option is option B. Ratio scale. रेशियो स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकली यूज़ किया जाता है और इसको ज़्यादा माना भी जाता है बिकॉज इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो नोन होता है. अगर हम इस पिक्चर में देखें तो रेशियो डाटा जैसे फर्स्ट पे मेंशन है, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट और ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट, जिसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं हाइट, एज, वीकली फूड स्पेंडिंग. और इंटरवल डाटा की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट जो है असेस किया जा सकता है लेकिन इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता. जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, वेरिएंट टेम्परेचर एंड वेरिएंट, तो ज़ीरो से नीचे वैल्यूज़ भी एक्सीड करती हैं, -0 में भी वैल्यूज़ आ सकती हैं. इसी तरह अगर हम ऑर्डिनल डाटा की बात करें तो ऑर्डर जो है वो ज़्यादा नेसेसरी होता है इस डाटा में. और जैसे रैंकिंग करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्केलिंग जो कर देते हैं ओवरऑल. एंड इसमें जो है स्टूडेंट लेटर ग्रेड्स भी आ सकते हैं, सर्विस क्वालिटी रेटिंग भी आ सकता है. नॉमिनल डाटा को यूजुअली लेबलिंग के नाम से भी जाना जाता है. इसमें लेबल्स कर दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैटेगरीज बना दी जाती हैं, डायकॉटमीज भी हो सकती हैं जिसमें हम कहते हैं मेल एंड फीमेल, मैरिटल स्टेटस है जिसमें मैरिड, अनमैरिड, टाइप ऑफ कार्ड ऑन. ठीक है, ओवरऑल इसमें लेबलिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. Number 27. Weight, length, time, speed are some variables which can be measured on option A. Ratio scale, option B. Interval scale, option C. Nominal scale, and option D. Ordinal scale. The right option is
ऑप्शन ए रेशियो स्केल। हम डिस्कस कर चुके हैं MCQs नंबर 26 में कि रेशियो स्केल जो होते हैं उनके ज़ीरो जो है वो एब्सोल्यूट होते हैं, और इसमें एग्जांपल्स डिस्कस किए हमने वेट, लेंथ, टाइम, जो कि ओवरऑल हम रेशियो स्केल के ज़रिए ही मेजर कर सकते हैं। Number 28. The scale where absolute zero is unknown are termed as option A interval scale, option B ratio scale, option C nominal scale, and option D ordinal scale. The right option is option A interval scale. Interval scale में हमने याद रखना है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो अननोन होता है, जिसमें हमने टेम्परेचर की एग्जांपल ली, वेरिएंस की, जिसमें ज़ीरो से नीचे भी -0 में भी वैल्यूज जा सकती हैं। सो ओवरऑल हम नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट ज़ीरो यहाँ पे लाई करता है। Number 29. When classification is done with respect to one attribute which is dichotomous in nature is known as option A simple classification, option B complex classification, option C monotonous classification, and option D real classification. The right option is option A simple classification. अगर हम dichotomous nature की डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उसको सिंपल क्लासिफिकेशन कहेंगे। Number 30. The related factors or observation which are grouped into classes or categories are known as option A variable, option B classification, option C fact, and option D data. The right option is option B classification. Number 31. The process of summarizing classified data in the form of table is known as option A tabulation, option B classification, option C variation, and option D assimilation. The right option is option A tabulation. Number 32. A table which contains data on two characteristics is called option A bivariate data, option B simple data, option C univariate data, and option D complex data. The right option is option A bivariate data. Number 33. When the data is depicted pictorially or graphically, we call it option A graphical representation of data, option B mathematical presentation of data, option C a picture, and option D a geometric figure. The right option is graphical presentation of data. Number 34. A set of rectangles whose arcs were in proportion to class frequencies is known as option A polygon, option B histogram, option C cumulative frequency curve, and option D ogive. The right option is option B histogram. हम पिक्चर में भी देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो y एक्सिस पे है एंड वेट जो है वो x एक्सिस पे, और इस तरह से रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए गए हैं डाटा को शो करने के लिए। अगर हम ओजिव की बात करें तो ओजिव जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहलाता है, और इसमें बेसिकली वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है, सिंपल फ्रिक्वेंसी को यूज़ नहीं किया जाता। और यहाँ पे जो ऐसे एग्जांपल है एज ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस, जो डाटा होता है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। इसमें हम सिंपल लाइन के ज़रिए जो है वो ज्वाइन करते हैं, ओवरऑल लाइन ग्राफ जो है वो बेसिकली बनाया जाता है। और डिस्कस हो चुका है कि एक्स एक्सिस पे जो है वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, और इसमें यूजुअली ये डिफाइन किया जाता है कि ओवरऑल जो है वो स्कोर या डाटा कहाँ लाई कर रहा है। Number 35. If a curve has long tail on right side, it is called option A positive skewed curve, option B negatively skewed curve, option C an ogive, and option D a smooth curve. The right option is option A positive skewed curve. ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टेल जो है वो राइट साइड पे जा रही है। आप इसको याद करने के लिए राइट हैंड को पॉजिटिव से एसोसिएट कर लें, और ओवरऑल जो है वो राइट साइड पे जब भी टेल जाएगी तो वो पॉजिटिव स्क्यूड कर्व को शो करेगा। Number 36. If a curve has long tail on the left side, it is called an ogive, a negative skewed curve, a frequency polygon, and option D a histogram. The right option is option B a negatively skewed curve.
पिक्चर में देख सकते हैं लॉन्ग टेल जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है, तो इसलिए इसको नेगेटिवली स्क्यूड कर्व कहा जाता है। Number 37. Trial and error is also known as option A, conditioning, option B, connectionism, option C, insight, and option D, none of these. The right option is option B, connectionism. थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए रैट्स के साथ, कैट्स के साथ, और ओवरऑल यूजुअली क्या होता है कि जब एक पर्सन डिफरेंट ट्रायल्स जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है और एरर्स कमिट कर रहा होता है, एक सर्टन टाइम पे जब वो ऑब्वियस जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है, तो वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के दरमियान कनेक्शन को अच्छे से समझ जाता है, जिसकी वजह से वो फर्दर मिस्टेक्स नहीं करता और उसके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। सो इसीलिए ट्रायल एंड एरर को कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। Number 38. What aspect of movement refers to body awareness? Option A. To identify the body parts and the whole. Option B. To establish the relationship of the body parts. Option C. Able to identify body parts. And option D. All of the above. ओवरऑल मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट की अवेयरनेस के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो ज़रूरी हैं? क्या हम ओवरऑल बॉडी पार्ट्स को अंडरस्टैंड करें और उनके ओवरऑल बॉडी पार्ट्स का रिलेशनशिप को समझें, या फिर ओवरऑल जो है वो जान सकें कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं? सो ओवरऑल बॉडी अवेयरनेस के लिए ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। Number 39. Law of effect in learning was started by option A, Pavlov, option B, Thorndike, option C, Skinner, and option D, Gestalt. The right option is option B, Thorndike. Thorndike ने लॉ ऑफ इफेक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको फर्दर जो है वो नाम दिया गया रीइंफोर्समेंट का, जिसपे स्किनर ने जो है वो ज़्यादा काम किया है। Number 40. What is the population psychologists usually study? Option A, cats and dogs. Option B, monkeys. Option C, people. And option D, pigeons and rats. The right option is option C, people. अगर हम यूजुअली देखें तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ओवरऑल साइकोलॉजी की हिस्ट्री में एनिमल्स पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का मेन कंसर्न होता है ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग और उसके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को एनालाइज करना, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो केमिकल इम्बैलेंस और ओवरऑल जो है वो लर्निंग से रिलेटेड होते हैं, जो कि डायरेक्टली ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं हो सकते। दैट्स वाई एनिमल्स को यूटिलाइज किया जाता है, बट मेन फोकस जो होता है साइकोलॉजिस्ट का वो ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना होता है, पीपल को अंडरस्टैंड करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और पार्ट 2 इस वीडियो का देखना मत भूलिएगा, जिसमें रिमेनिंग एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। थैंक यू।